या रोमन्स ने इनको कॉन्कर्ड कर लिया। फिर कुछ टाइम बाद रोमन्स जो है वो अपने होमलैंड वापस चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे रोमन्स के होमलैंड पर किसी दूसरी जर्मैनिक ट्राइब्स ने उन अटैक कर दिया था। तो रोमन्स जो है वो इंग्लैंड को छोड़कर अपने होमलैंड चले गए थे। फिर उसके बाद इंग्लैंड वॉज ए फॉर ओपन प्लेस टू कॉन्कर। सो उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स आई, और उनमें से 3 ट्राइब्स जो मेन है वो है एंग्लो सेक्शंस एंड जूट्स। अब एंग्लो सेक्शंस एंड जूट्स ट्राइब्स जो है वो इंग्लैंड में धीरे धीरे केल्ट्स पीपल के साथ मिक्सअप होने लगी हैं, और अब एंग्लो सेक्शन जो है वो धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी की तरफ भी बढ़ने लगी हैं। तो एंग्लो सेक्शंस ने जो फर्स्ट स्टेप उठाया था खुद को सिविलाइज करने का, वो था देयर कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। अब एंग्लो सेक्शंस ने जो है वो धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। एंड उसके बाद कुछ सेंट्स थे जो कि सेंट अगस्टिन थे, सेंट कोलम्बा थे, सेंट पैट्रिक थे। ये कुछ सेंट्स थे जिन्होंने इंग्लैंड को क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ने में सरमन्स दिए थे, और इनका मेन कंट्रीब्यूशन था इंग्लैंड को क्रिश्चियनिटी के पाथ पर लाने में। फिर उसके बाद रोमन अल्फ़ाबेट कैसे इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हो चुके थे, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ the 3 great scholars who achieved European fame were Theodore of Tarsus, Greek of Tarsus in Asia Minor, Archbishop of Canterbury, Bede, the Venerable Bede of Jarrow, and Alcuin of York। ये जो तीन मेन जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने इंग्लैंड को सिविलाइज करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, वो थे फर्स्ट है थियोडोर ऑफ टार्सस। थियोडोर ऑफ टार्सस जो है वो एक टार्सस जगह से बिलोंग करते थे, और ये जो है आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी भी थे, और इन्होंने जो है ये इंग्लैंड को सिविलाइज करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। सेकंड है वेनरेबल बेड जो है उन्होंने एक वर्क लिखा था द एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, और इनको जो है हम फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है इंग्लिश पीपल की हिस्ट्री को लिखा था। और जो ये टार्सस है थियोडोर ऑफ टार्सस, इनको जो है किसके लिए जाना जाता है, फॉर हिज रिफॉर्म ऑफ इंग्लिश चर्च। देन थर्ड है हमारे द एलुइन ऑफ यॉर्क। एलुइन ऑफ यॉर्क जो है वो यॉर्क नाम की जगह से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इंग्लैंड को सिविलाइज करने में। वो वॉज इन्वाइटेड बाय, ये सब इन्वाइट किए थे किसने, चार्ल मैग्नी, जो कि एक चार्ल मैग्नी जो है वो किंग ऑफ द फ्रेंक्स था। इस किंग ने जो है इनको इन्वाइट किया था ताकि ये लोगों को एजुकेट कर सके, उनको सिविलाइज कर सके। The glorious period of English learning, however, did not last long, for England was invaded in the last years of 8th century by Norsemen और Scandinavian from Norway, Sweden and Denmark। और जो इंग्लैंड का अब जो है इंग्लैंड में धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी बढ़ने लगी है, धीरे धीरे जो है वो अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को स्टार्ट कर दिया गया है, धीरे धीरे यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ये जो ग्लोरियस पीरियड था, क्योंकि अब इंग्लैंड धीरे धीरे जो है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा था, तो ये ग्लोरियस पीरियड जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर अटैक कर दिया किसने, इंग्लैंड को इन्वेड कर दिया किसने, नॉर्समैन ने, और स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है वहाँ के कुछ अटैकर्स ने इंग्लैंड को जो है वो इन्वेड कर दिया। दे वर ऑल कॉल्ड डेन्स, इनको हम किस नाम से जानते हैं, डेन्स के नाम से। दे वर पायरेट्स एंड प्लंडरर्स एंड वर हार्डियर एंड स्ट्रोंगर दैन दी एंग्लो सेक्शंस। ये जो है वो एंग्लो सेक्शन ट्राइब से भी ज़्यादा हार्ड थे, ज़्यादा बारबेरिक थे।
दे कैरिड फायर एंड स्वॉर्ड एवरीवेयर डेस्ट्रॉइंग चर्च मोनेस्ट्री स्कूल्स एंड लाइब्रेरी। और इन डेन्स पीपल ने जो है इंग्लैंड में जो भी चर्च बनाई गई थी, जो भी स्कूल्स लाइब्रेरी थी, इन सब को डिस्ट्रॉय कर दिया। सून द वोल ऑफ इंग्लैंड वॉज ओवररन एक्सेप्ट द साउथ वेयर एल्फ्रेड द ग्रेट किंग ऑफ एसेक्स मेड ए स्टाउट रेजिस्टेंस। और इन डेन्स पीपल का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? किंग एल्फ्रेड ने। किंग एल्फ्रेड जो है वो एक एंग्लो सेक्शन किंग था। और ये कहाँ का किंग था? किंग ऑफ वेसेक्स। वेसेक्स जो है वो इंग्लैंड के वेस्ट पार्ट को बोलते हैं, जहाँ पे एंग्लो सेक्शंस का जो वेस्टर्न किंगडम था वो वेसेक्स था। तो वेसेक्स का किंग था किंग अल्फ्रेड। इसने जो है इनका डेन्स पीपल का बहुत बहुत विरोध किया था। और इसने जो है अपने एरिया पे डेन्स का रूल नहीं होने दिया था। तो द डेन्स वर defeated in 878 and made पीस promising to become Christian and leaving the south and west to Alfred। फिर इन डेन्स पीपल ने किंग एल्फ्रेड को इंग्लैंड का साउथ और वेस्ट पार्ट जो है वो दे दिया था। दे रिटेन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ इंग्लैंड। और नॉर्थ और ईस्ट इंग्लैंड में जो है वो डेन्स का ला था, इसलिए इस एरिया को क्या कहते हैं? डेन ला। The successor of Alfred not only reconquered the Danelaw but extended their rule over the whole of England and parts of Scotland। अब किंग एल्फ्रेड के जो सक्सेसर्स आए तो उन्होंने जो है डेनला, जो कि डेनला कौन सा एरिया है इंग्लैंड का? ईस्ट और नॉर्थ। इस एरिया को भी उन्होंने जो है वो अपने किंगडम में इंक्लूड कर लिया। तो अब जो है वो इंग्लैंड जो है पूरी तरीके से वो अब फिर से एंग्लो सेक्शंस का हो गया। द डेन्स सेटल डाउन अंडर सेक्शन रूल। अब डेन्स भी किसके रूल के अंडर सेटल हो चुके थे? एंग्लो सेक्शंस के। एंड टू केम टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड एंड रेसेस बिकम ऑलमोस्ट वन ऑफ इंटर मैरिज दन इन 973 their selfish and foolish king who undoed the great work of Alfred। ए फ्रेश टाइड ऑफ डैनिश इन्वेजन स्वेप्ट इंग्लैंड। तो उसके बाद जो है वो अब इंग्लैंड जो है वो फिर से जो है वो एंग्लो सेक्सन्स का किंगडम बन गया था। तो उसके बाद है ये कुछ किंग्स के बताए हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हम सिर्फ अपनी मेन जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं हम सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे। तो उसके बाद है कैन्यूटे वॉज ए गुड एंड वाइज किंग एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन यूनाइटेड द सेक्शंस एंड डेन्स इनटू वन नेशन। एक किंग है जिसका नाम था कैन्यूटे। इन्होंने जो है वो इंग्लैंड को यूनाइट करने में अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, इंग्लैंड को वन नेशन बनाया था। He employed Danes and sections alike and so certain he was the loyalty of his subject and he sent away his armies to Denmark। तो इसका हमें इतना ही ध्यान रखना है कि कैनुटे जो है वो एक ग्रेट किंग था और इसने इंग्लैंड को यूनाइट करने में कंट्रीब्यूशन दिया था। फिर इसके बाद इसके सन हैं वो जो कि एडवर्ड द कन्फेसर, ये आए। फिर इसके बाद एडवर्ड का कोई सन नहीं था। इंग्लिश पीपल जो है वो एंशियस हो गए थे, तो अब उनके पास जो है कोई ग्रेट किंग नहीं था। तो उसके बाद किंग एडवर्ड के बाद इंग्लैंड का किंग बना किंग हैरोल्ड। किंग हैरोल्ड जो है वो अर्ल गॉडविन एज देयर किंग बट हैरोल्ड वॉज नॉट ए रॉयल ब्लड और सो विलियम डूक ऑफ नॉर्मैंडी एंड किंग ऑफ नॉर्वे ईच लेड क्लेम टू द इंग्लिश थ्रोन। जो ये किंग हैरोल्ड है ये जो है वो रॉयल ब्लड नहीं था, इसीलिए जो है ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी जो कि विलियम था, विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी और किंग ऑफ नॉर्वे ने क्या किया? क्लेम्स करना स्टार्ट कर दिया कि इंग्लिश थ्रोन के ऊपर। तो इसीलिए अब जो है किंग ऑफ नॉर्वे और ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी विलियम इनके और अब जो है हमारा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का टाइम आ चुका है। तो अब जो है 1066 में इंग्लैंड के बीच में और किंग ऑफ नॉर्मैंडी के बीच में जो है बैटल ऑफ हास्टिंग्स हुई थी। और ये बैटल किस किस के बीच में हुई? वॉज फॉट बिटवीन द इंग्लिश एंड द नॉर्मन्स पीपल।
तो इंग्लैंड जो है इस बैटल में हार गया था एंड हैरोल्ड वॉज मोर्टली वुंडेड एंड द विक्टर विलियम बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। अब जो है किंग हैरोल्ड विलियम से जो है हार चुका था और विलियम जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी था वो जो है वो अब इंग्लैंड का किंग बन चुका था। तो ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 1066 14 अक्टूबर 1066। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड। अब जो है वो किंग के ऊपर इंग्लैंड के ऊपर किसका रूल हो गया, तो अब नॉर्मन पीपल का। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड के ऊपर नॉर्मन जो है नॉर्मन किंग थे, किंग विलियम, इनका जो है वो रूल स्थापित हो गया। तो अब नॉर्समैन तो वाई एंड ऑल्सो नोन एज द वाइकिंग्स, इन नॉर्समैन पीपल्स को हम जो है वाइकिंग्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि जर्मैनिक पीपल थे ऑफ स्कैंडिनेविया के और डेनमार्क के। दे वर प्रोलिफिक पीपल एंड वर फोर्स्ड बाय द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन टू सीक देयर फ्यूचर्स अब्रॉड। ड्यूरिंग द 9th and 10th century they terrorized the whole of Europe, which has in how they began invading England थ्रू टुवर्ड्स द एंड ऑफ 8th century। तो उसके बाद जो है ये नॉर्मन्स पीपल जो है वो इंग्लैंड के ऊपर अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर चुके थे। अब इनका जो है ये नॉर्मन्स पीपल जो है इनके ये जो है वो फ्रेंच मैनर्स को इन्होंने अडोप्ट कर रखा था, फ्रेंच मैनर्स एंड कस्टम को, एंड दे अटेन ए हाई डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि ये खुद को ये मानते थे कि अगर हम फ्रेंच कल्चर को, फ्रेंच मैनर्स को अगर हम अडोप्ट करेंगे तो हम सिविलाइज हो जाएंगे। इसलिए जो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के ऊपर इंग्लैंड के ऊपर फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। तो फर्स्ट इफेक्ट यही था, वॉज द फ्रेंच इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर। The first effect of Norman rule in England was the political consolidation of the country. As a result, England became a feudal state like other European state. और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा था इंग्लैंड के ऊपर कि इंग्लैंड ने भी अब फ्यूडल सिस्टम, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, उसको इंग्लैंड ने भी अडोप्ट कर लिया था, और जो कि पूरे यूरोप में उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थी। तो अब ये जो फ्यूडल सिस्टम है इसमें क्या था, हायरार्कियल स्ट्रक्चर बना रखा था। मतलब जैसे कि सबसे ऊपर कौन होगा, जो किंग होगा, फिर ड्यूक्स होंगे, फिर उसके अंदर और उसके जो कोर्टियर्स होंगे वो, फिर लॉर्ड्स, लास्ट में आएंगे पुअर पीपल। तो एक पूरे तरीके से एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर था इसका, ये बॉडी में हायरार्कियल थी। एंड ऑल लैंड बिलोंग टू द किंग, और सारी लैंड किसके अंडर हो गई थी, किंग की। वॉज हेल्ड बाय हिज प्लेजर बाय द बैरन्स इन रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विस। नाइट्स हेल्ड लैंड फ्रॉम द बैरन्स एंड स्क्वायर फ्रॉम द नाइट। नाइट्स जो है वो लैंड किससे लेते थे, बैरन से, और स्क्वायर्स किससे लेते थे, नाइट से। तो एक तरीके से इंग्लैंड में अब जो है फ्यूडल सिस्टम लागू हो चुका था। एट द बॉटम वॉज द पीजेंट ऑफ सरपाउंड ऑफ द सोइल, एंड अंडर दिस system